तो चलिए हम ज्यामिति का सफर शुरू करते हैं। मैं आपको एक विहंगावलोकन करवाता हूं ज्यामिति के सारे प्रकरणों का केवल 2 मिनट में, जिससे आप समझेंगे कि ये कितनी आसान और दिलचस्प है। तो एक बिंदु से शुरू कीजिए, उसे चलाकर रेखा बनाइए, रेखा को चलाकर समतल बनाइए, समतल को इस तरह से चलाकर एक घनाकार बनाइए। ये ज्यामिति है, ये एक तरीका है ज्यामिति को देखने का। ज्यामिति को देखने का एक और सरल तरीका है। ज्यामिति को सरल बनाते हैं सामान्य भाषा का उपयोग करके, और सरल भाषा में एक से ज्यादा तरीके से व्याख्यायित करें। अगर मैं एक से बहुत के आरेख में व्याख्यायित करना चाहूं, मैं एक बिंदु से शुरू करूंगा, बहुत सारे बिंदुओं से एक रेखा मिलेगी, 2 रेखाओं से एक कोण मिलेगा, 3 रेखाओं से एक त्रिकोण मिलेगा। इसे एक से अनेक बनाइए तो 2 त्रिकोण से मुझे एक चतुर्भुज मिलेगा। त्रिकोणों को जमा करना जारी रखें, मुझे मिलेंगे पंचभुज और षष्ठभुज। और अगर मैं यही चीज कई बार करूं, मुझे अनंत त्रिकोण मिलेंगे और इस तरह का वृत्त मिलेगा। तो वृत्त कुछ नहीं पर एक से बहुत त्रिकोण हैं। अब इस वृत्त को काटिए, इसे सीधा कीजिए, मुझे एक रेखा मिलेगी और वहीं से हमने शुरू किया था। तो रेखा एक वृत्त है जिसमें अनंत त्रिज्या है। वृत्त को अनंत रेखाओं वाला बहुभुज भी कहा जा सकता है। रेखा से वृत्त तक और उसके बीच में सब कुछ, हमें ज्यामिति में यही सब सीखना है और मुझे लगता है कि ये सब आपके लिए बहुत ही सरल है। तो हम पहले शुरू करेंगे 2 रेखाओं को जोड़कर, हमें मिलेगा कोण। अगला प्रकरण होगा 3 रेखाएं एक साथ, त्रिकोण। इसके बाद हम सीखेंगे 4 रेखाएं एक साथ, जिसे कहते हैं चतुर्भुज। और अगला प्रकरण होगा अनंत संख्या में रेखाएं एक साथ, जिसे कहते हैं वृत्त। और ये बहुत ही आसान है, जितना आपको लग रहा है ये उससे भी ज्यादा आसान है। तो ज्यामिति, जैसा मैंने कहा, बहुत ही सरल है, लेकिन इसके साथ ही ये बहुत ही दिलचस्प है। और इसे सीखने के बाद आप जानेंगे कि ये किसी के लिए भी बहुत ही आसान है। चलिए समझते हैं ज्यामिति को एक अलग तरीके से, और ये पहले से ज्यादा आसान तरीका है। तो ज्यामिति को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये संख्या के पैटर्न है जो हम आरेखों पर देखते हैं। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि हम ज्यामिति के लिए ऐसा क्यों कहते हैं। तो अगर मैं शुरू करूं सामान्य संख्या पैटर्न से, जो है 1, 2, 3, 4, 5, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर मैं अनुक्रमिक प्राकृतिक संख्या का योग लेता हूं, मुझे ये संख्याएं मिलेंगी। 1 जमा 2 करने से मुझे मिलेगा 3, 1 जमा 2 जमा 3 करने से होगा 6, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 होता है 10। तो ये संख्याएं 1, 3, 6, 10, हम इन्हें कहते हैं त्रिकोणीय संख्याएं। चलिए समझते हैं कि इन्हें त्रिकोणीय संख्याएं क्यों कहते हैं। तो इसके लिए आपको यहां देखना होगा 1, 3, 6, 10। अब इन्हें कैसे देखेंगे मैं दिखाता हूं। इस तरह से होगा 1, 3 को हम इस तरह से देखेंगे, 1, 2, 6 होगा 1, 1, 2, 1, 2, 3 इस तरह से। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए कि इन्हें त्रिकोणीय संख्याएं क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये त्रिकोण जैसे दिखते हैं। ठीक है, अब इन्हीं 1, 3, 6, 10 का अगर मैं यहां पर निरंतर योग लेता हूं, 1 जमा 3 होता है 4, 3 जमा 6 होता है 9, 6 जमा 10 होता है 16। अब ये सारी संख्याएं क्या हैं? आप जानते हैं कि ये सारी संख्याएं वर्ग संख्याएं हैं। इन्हें वर्ग संख्याएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्ग क्या होता है? एक त्रिभुज इस तरह से और एक त्रिभुज इस तरह से, इन दोनों को अगर साथ रखा जाए तो एक वर्ग बनता है। अगर आप इसे और गहराई से समझना चाहते हैं तो पहले 2 निरंतर त्रिकोणीय संख्याएं लीजिए। जैसे चलिए लेते हैं 3 और 6। अब 6 है 1, 1, 2, 1, 2, 3। अब हम लेंगे पिछली संख्या को, जो है 1 और 1, 2। अगर मैं बस इसे उल्टा कर देता हूं और यहां पर रख देता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 3, 3, 3। इसका मतलब इसका उत्तर है 9। 9 3 जमा 6 होता है और 9 एक वर्ग संख्या है। तो इसे समझना काफी सरल है। तो अब मुझे यकीन है कि जब मैंने कहा ज्यामिति संख्या पैटर्न्स को आरेखों पर देखना है, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। तो ज्यामिति संख्या पैटर्न्स को देखना है। अब इसमें हम कुछ जोड़ेंगे। बीजगणित संख्या पैटर्न्स को चर में निरूपित करना है। और अगर आप इसे एक बार शब्दों में बता सकते हैं, जिसे हम कहते हैं आवेदन, और विज्ञान में हम यही सीखते हैं। इस विभाग में हम चर्चा करेंगे रेखाओं और कोणों की। चलिए अब शुरू करते हैं।
अगर मैं एक बिंदु लूं और अगर मैं बिंदु को इस तरह से चलाता रहूं, आप इसका पथ देख सकते हैं, इसे कहते हैं वक्र रेखा। अब अगर मैं एक बिंदु लेता हूं और इस बिंदु को दिशा बदले बिना इस तरह से चलाता हूं तो मुझे एक सीधी रेखा मिलेगी। अगर मैं रेखा के एक हिस्से को लेता हूं, मान लीजिए दो अंतिम बिंदु हैं, इसे कहते हैं रेखाखंड। अब अगर मैं यहां पर एक अंत बिंदु लूं जो रेखा का हिस्सा है, एक अंत बिंदु, और दूसरी बिंदु ऐसे, यहां पर हम ये चिन्ह बनाएंगे, इसे कहते हैं किरण। तो ये वो सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है आप पहले से जानते हैं। जब कभी दो अंतिम बिंदु हैं, हम उसे कहते हैं रेखाखंड, एक अंतिम बिंदु है, उसे कहते हैं किरण। हमें कोण कैसे मिलता है? यह बहुत ही सरल है। दो किरणें एक बिंदु से इस तरह निकलती हैं तो यह एक कोण है। इसे देखने का एक और तरीका है, पहली किरण को लीजिए, उसे इस तरह से घुमाइए तो हमें एक कोण मिलेगा। तो कोण इस तरह से बनते हैं, आसान है, दो किरणें इसका हिस्सा होती हैं, ये एक जगह दोनों मिलेंगी। अब हम बहुभुज का वर्गीकरण देखेंगे। अब भुजाओं की संख्या या शीर्षों की संख्या के आधार पर बहुभुजों को ये नाम दिए गए हैं। अगर उनकी 3 भुजाएं हैं या 3 शीर्ष हैं तो उन्हें त्रिकोण कहते हैं। जब उनकी 4 भुजाएं या 4 शीर्ष हों तो उसे चतुर्भुज कहते हैं। जब उनकी 5 भुजाएं हों या 5 शीर्ष हों तो उसे पंचकोण कहते हैं। अब अगर उसकी 6 भुजाएं या 6 शीर्ष हों तो उसे षष्ठकोण कहते हैं। 7 को सप्तकोण कहते हैं। 8 को अष्टकोण कहते हैं। इसी तरह से बहुभुजों को नाम दिए गए हैं भुजाएं और शीर्ष के आधार पर। अब आगे हम समझेंगे कि विकर्ण क्या होता है। अब एक विकर्ण एक रेखाखंड है जो जोड़ता है दो ऐसी भुजाओं को जो अनुक्रमित नहीं होती हैं। इसे इस तरह से समझना काफी सरल है, ये देखिए, आप इसे समझ सकते हैं। तो चलिए एक चतुर्भुज लेते हैं ABCD। यहां पर A और C दो शीर्ष हैं जो कि अनुक्रमित नहीं हैं, तो AC विकर्ण है। B और D अनुक्रमित नहीं है तो BD भी विकर्ण है। तो यहां पर AC और BD विकर्ण है। तो चलिए एक पंचभुज लेते हैं PQRST। अगर आप उन सारी भुजाओं को जोड़ दें जो अनुक्रमित नहीं है तो आपको विकर्ण मिलेंगे। तो यहां पर हैं PR, PS, TQ, TR और QS। ये सब विकर्ण हैं, जैसा आप देख सकते हैं। PR और PS, TQ और TR और QS इस पंचभुज PQRST के विकर्ण हैं। इतना आप समझ गए हैं। तो अब इस चर्चा में हम विकर्णों के बारे में और अच्छे से समझेंगे। तो विकर्ण क्या होते हैं? ये रेखाखंड है जो बहुभुज में दो ऐसी भुजाओं से जुड़े हैं जो अनुक्रमित नहीं हैं। ये आप समझ गए हैं। आगे हम समझेंगे क्या अंतर है उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज के बीच। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं एक उत्तल और एक अवतल बहुभुज बनाता हूं तो उदाहरण के तौर पर एक उत्तल बहुभुज ऐसा दिखेगा, ये षष्ठभुज, या फिर ये चतुर्भुज। ये दोनों उत्तल बहुभुज हैं। हम अंतर को समझेंगे। अब एक अवतल बहुभुज, ये आप देख सकते हैं, ये एक अवतल बहुभुज है, या फिर ये भी एक अवतल बहुभुज है। अब विकर्णों के हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि मैं समझाऊं अवतल और उत्तल बहुभुज क्या होते हैं, इस तरह के दो उत्तल बहुभुज में विकर्णों का कोई भी हिस्सा बाहर की तरफ नहीं होगा। तो यहां अगर आप इस आरेख में विकर्णों को देखते हैं तो आप इसमें देखिए या फिर इसमें, तो ये सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर हैं और इनका कोई भी हिस्सा बाहर की ओर नहीं है। ठीक है, तो बाहर का हिस्सा यहां अकलंक है। अब इसके दूसरे हिस्से को देखते हैं। अवतल बहुभुज में जो विकर्ण हैं, विकर्ण के जो हिस्से हैं, विकर्ण का विस्तार बाहर भी हो सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज को पहचानना आसान है। इस चर्चा और इस प्रकरण के तौर पर हम सिर्फ उत्तल बहुभुज के बारे में ही जानेंगे। आगे हम देखेंगे नियमित बहुभुज और अनियमित बहुभुज। ये बहुत ही आसान है। नियमित बहुभुज दोनों समकोण और समरेख होते हैं। इसका मतलब है उनके कोण समान होंगे और उनकी भुजाएं समान होंगी। और अगर ऐसा नहीं है तो
वो बहुभुज एक अनियमित बहुभुज है। इन दोनों के बीच अंतर को समझने के लिए चलिए एक चौकोर को लेते हैं। इसके कोण समान हैं और भुजाएं भी समान हैं। ये एक नियमित बहुभुज है। लेकिन अगर एक लंब कोण हो तो जहां इसके कोण तो समान है लेकिन भुजाएं समान नहीं है, तो ये अनियमित बहुभुज है। अब इस तरह का एक समबाजु त्रिकोण है जिसमें भुजाएं समान है और कोण समान है, ये एक नियमित बहुभुज है। और इस तरह का एक समकोण त्रिकोण है जिसमें भुजाएं समान नहीं है, ये अनियमित बहुभुज है। अब इन दोनों आरेखों को देखें, ये एक नियमित षष्ठभुज है क्योंकि यहां पर सारी भुजाएं समान हैं और सारे कोण समान हैं। और ये एक नियमित षष्ठभुज नहीं है, ये एक अनियमित षष्ठभुज है क्योंकि यहां सारी 6 भुजाएं समान नहीं हैं और सारे 6 कोण समान नहीं हैं। तो जैसा कि आप आरेख में देख रहे हैं, ये एक नियमित बहुभुज है और ये अनियमित है। तो अंतर करना बहुत ही आसान है, यानी जब भुजाएं समान हो और कोण समान हो तो इसे नियमित बहुभुज कहते हैं।